सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर समझ रहे होंगे। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें आज हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले सॉरी। तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर लेक्चर समझने में आपको जो भी कठिनाई हो रही है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो भी आप लेक्चर पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पे जा सकते हैं और वहाँ पे सारे पीडीएफ आप ले सकते हैं। साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट है, आप लोग शेक्सपियर ऑनलाइन क्लासेस या फिर शेक्सपियर क्लासेस जिस चैनल पे आप इंग्लिश पढ़ते थे उस पर मैं हिंदी के वीडियोस डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। और आज हम लोग पढ़ते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। देखो, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में परिभाषा पूछता है या फिर थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर पूछता है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहते किसको है? देखो, जब भी शरीर किसी एंटीजन के विरुद्ध, और अब आप मत पूछना कि एंटीजन क्या है, मैं शुरुआत से बता रहा हूँ कि शरीर में जो भी कुछ बाहर से कीटाणु जाते हैं उसको हम लोग एंटीजन कहते हैं। और इसके विरुद्ध हमारे शरीर में क्या बन जाता है? एंटीबॉडी बन जाता है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, मैं हर लेक्चर में ये जरूर बताता हूँ। तो देखो, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? जब भी शरीर खुद से किसी एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाए, क्या बनाए? एंटीबॉडी बनाए, स्वयं बनाए, है ना। ये नहीं कि बाहर से किसी का एंटीबॉडी निकाला और शरीर में प्रवेश करा दिया, ऐसा नहीं। जब शरीर में एंटीजन गया है तो शरीर खुद ही एंटीबॉडी बनाएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। बात आई समझ में? और ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है ये थोड़ा टाइम लेता है बनने में, क्योंकि शरीर को ही बनाना होता है ना। एंटीबॉडी शरीर ही खुद प्रोड्यूस करती है, तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए बनाने के लिए, है ना। इसलिए यह क्या होता है, थोड़ा धीमे प्रतिक्रिया करता है, एंटीजन के विरुद्ध थोड़ा धीमे प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन अगर एक बार एंटीबॉडी बन गई तो जीवन भर रक्षा करेगा। ये फायदा है सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र का। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, एक्टिव इम्यूनिटी की क्या फायदे हैं, तो आप बताएंगे कि देखो, भले ही ये धीमी प्रतिक्रिया करता है किसी एंटीबॉडी के खिलाफ, लेकिन रहता जीवन भर है। जीवन भर ये किसी न किसी एंटीजन के विरुद्ध हमें क्या करते रहेगा? अ, हमें इम्यून करता रहेगा, हमें उसके विरुद्ध क्या करेगा, उसको कहते हैं इम्यून बनाए रखेगा, है ना। प्रतिरक्षा तंत्र उसके खिलाफ बनाए रखेगा और हम लोग हमेशा कीटाणु से बचे रहेंगे। ठीक है, यह प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो टीकाकरण के द्वारा भी बनाया जा सकता है। अभी टीकाकरण के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा इसी लेक्चर में। तो बात आई समझ में आपको? सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे जब भी शरीर स्वयं किसी एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाता है, स्वयं बनाना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। क्लियर है? यह थोड़ा धीमे काम करता है लेकिन जीवन भर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप देख रहे होंगे अक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र को, पैसिव इम्यूनिटी। उसके विपरीत ये है, जब भी क्या होता है कि एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएट के लिए, मतलब इमीडिएट मतलब हो गया तुरंत, उसको अगर ख़त्म करना हो। आपको तो पता है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है, जो अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, ये थोड़ा धीमे काम करता है। ठीक है, आपको पता है कि एक्टिव इम्यूनिटी थोड़ा धीमे काम करता है। लेकिन अगर हमको तुरंत इलाज चाहिए, तुरंत प्रतिरक्षा तंत्र चाहिए, तब पैसिव इम्यूनिटी रोल में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाहर से किसी एंटीबॉडी को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, किसी जीवाणु से निकालकर या फिर किसी जानवर से निकालकर एंटीबॉडी ही निकाली जाती है और शरीर में डाल दी जाती है। इसमें स्वयं एंटीबॉडी शरीर नहीं बनाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जब शरीर किसी एंटीजन के विरुद्ध बाहर से बने हुए एंटीबॉडी प्रवेश कराया जाता है ना। जब शरीर में, यहाँ पे मैं छूट गया, जब शरीर में किसी भी एंटीजन के विरुद्ध बाहर से बने हुए एंटीबॉडी को जब शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे जो प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं उसको हम लोग अक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग अक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। फिर आगे क्या होता है कि इस प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र में शरीर स्वयं एंटीबॉडी नहीं बनाता। मैंने आपको बताया स्वयं एंटीबॉडी ये नहीं बनाता है, और ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है, क्योंकि ये तुरंत
तुरंत ही इम्यून सिस्टम बनाता है, इसलिए ज़्यादा दिनों तक ये शरीर में नहीं रह पाता है। ठीक है, फिर क्या है, ये शरीर में अधिक दिनों तक नहीं रहता। उसके बाद है अक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। माँ यहाँ पे अक्रिय है, ठीक है, ये कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है टाइप करने में, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे अक्रिय होगा, जहाँ भी आप नोट्स लिखेंगे वहाँ पे आप इसको अक्रिय कर देंगे अगर क्रिया लिखा होगा तो। ठीक है, फिर देखो ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है, पैसिव इम्यूनिटी, ये माँ के दूध से भी बनाया जाता है। देखो जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसके शरीर में कोलेस्ट्रम नामक एंटीबॉडीज चले जाते हैं। ठीक है, जो हल्के पीले रंग के होते हैं, और इसमें मेन रूप से ये वाला एंटीबॉडी होता है IgA। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी होता है तो आप ये बताएंगे IgA होता है। नहीं तो अगर ऑप्शन में ये दिया होगा कोलेस्ट्रम तो आप ये टिक करेंगे। तो जो भी हो, माँ के दूध में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रम पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं आप इम्यूनोग्लोब्यूलिन A पाया जाता है। इसी वजह से बच्चों के लिए माँ का दूध बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बचपन से ही शरीर में एक एंटीबॉडी बना दिया, तो वो कुछ समय के लिए होता है, क्योंकि अक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र तो ज़्यादा दिन के लिए होता नहीं है। तो माँ के दूध के द्वारा जो एंटीबॉडी बनाया जाता है कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर बाद में वैक्सीनेशन किया जाता है। देखो यहाँ पे मैंने इसको पढ़ाया भी। सांप काटने के बाद क्या होता है, सांप के काटने के बाद उसके विष के प्रभाव को कम करने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है, उसके द्वारा शरीर में एंटीबॉडी जो बनाया जाता है उसे अक्रिय प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। अक्रिय प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये बस मैंने यहाँ पे जनरल नॉलेज के लिए लिख दिया है, आप इसको याद रखेंगे। तो आई होप कि आपको एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी समझ में आ गई होगी। दोनों में अंतर क्या है, देखो ये इसमें एंटीबॉडी स्वयं बनता है, इसमें स्वयं नहीं बनता है। ये ज़्यादा दिन तक रहता है, ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। फिर ये क्या होता है, ये धीमे प्रतिक्रिया करता है, ये काफ़ी जल्दी प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, ये टीकाकरण के द्वारा बनाया जाता है, ये माँ के दूध से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यही अंतर है, आप इसको याद रखेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टीकाकरण की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीकाकरण या प्रतिरक्षीकरण और प्रतिरक्षीकरण दोनों अलग अलग बातें हैं। देखो टीकाकरण क्या होता है, टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विशेष रोग के प्रति मानव के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र विकसित किया जाता है। यहाँ पे मैंने विशेष लिखा है, कोई भी विशेष रोग के प्रति, जैसे मान लो कि टाइफाइड है, ठीक है, टाइफाइड है, तो टाइफाइड के लिए जो टीका शरीर में दिया जाता है, जिस बच्चे को टाइफाइड का टीका लग गया है फिर उसको जीवन में कभी भी टाइफाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि टीकाकरण एक विशेष रोग के लिए ही बनाया जाता है ना। मैंने यहाँ पे टाइफाइड का एग्जांपल दिया, तो सिर्फ टाइफाइड ही नहीं, दुनिया में कोई भी बीमारी का अगर टीका शरीर में लग जाएगा तो वो बीमारी आगे चल के नहीं होगा। जैसे पोलियो की टीका हमें बचपन में पिलाई जाती है, ठीक है, तो फिर आगे चल के कहाँ पोलियो होती है। तो टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव के शरीर में कोई भी विशेष रोग के प्रति क्या बनाया जाता है, एक प्रतिरक्षा तंत्र विकसित कर दिया जाता है, कोई भी विशेष रोग के लिए, सभी रोगों के लिए नहीं, अलग अलग रोगों के लिए। फिर टीकाकरण के द्वारा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना ही प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा ना, टीकाकरण प्रतिरक्षाकरण, दोनों में अंतर क्या है। देखो, टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष रोग के प्रति क्या बनाया जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र विकसित किया जाता है। और प्रतिरक्षा तंत्र जो विकसित होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिरक्षीकरण। ठीक है, आगे लाइन में है, टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण के सिद्धांत जो है ना, वो किस पे काम करते हैं, मेमोरी कोशिकाओं के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नाउ आप बताइए मेमोरी कोशिका क्या है, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिस्कस किया है। अगर आपको पता नहीं है तो आप फिर से लेक्चर देख लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ मेमोरी कोशिका क्या होती है। देखो जैसे मान लो ये आदमी है, ठीक है, इसके शरीर में जो भी, जैसे कोई वायरस प्रवेश कर गया, मान लो कोई वायरस चला गया इसके शरीर में, तो जब कोई भी नया वायरस शरीर में जाएगा ना तो उसके खिलाफ कुछ एंटीबॉडी बनते हैं, और वो एंटीबॉडी क्या बनते हैं, बी सेल और टी सेल। ठीक है, बी सेल के पास मेमोरी कोशिकाएं होती हैं,
ठीक है। बी सेल के पास क्या होती है, मेमोरी कोशिकाएं, याद रखने वाली कोशिकाएं। तो जैसे ही कोई वायरस शरीर में प्रवेश किया, बी सेल, इन सब के बारे में मैंने पहले चर्चा कर चुका है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं सब क्या है। बी सेल के पास मेमोरी कोशिकाएं होती हैं, वो इस वायरस को पहचानने के लिए अपने पास एक यंत्र बना लेती हैं, मेमोरी कोशिका। और फिर जब दोबारा ये वायरस शरीर में कभी प्रवेश करेगा तो मेमोरी कोशिका इसको पहचान लेती है, इस वायरस को, और फिर उसको नष्ट करवाती है एंटीबॉडी के द्वारा। ठीक है, तो मेमोरी, मेमोरी मतलब याददाश्त। तो ये सब, ये बस याद रखती है कि कैसा कैसा कीटाणु शरीर में प्रवेश किया, उसको फिर दोबारा घुसने नहीं देना है। ठीक है, तो टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण किस पे काम करते हैं, मेमोरी कोशिका। मेमोरी कोशिकाएं होनी चाहिए हमारे शरीर में। होता क्या है देखो, जैसा भी मैंने बताया कि जैसे टाइफाइड का टीका किसी बच्चे को लगा, ठीक है, जैसे मान लो एक बच्चा है, इसको टाइफाइड का टीका लगा दिया गया। तो टाइफाइड के टीका में क्या होता है कि किसी भी जब रोग का टीका लगाया जाता है ना, तो उस रोग का वायरस या फिर जीवाणु ही शरीर में हल्की मात्रा में प्रवेश करा दी जाती है ना। इतने कम मात्रा में प्रवेश कराई जाती है कि शरीर को कुछ ना हो। नहीं तो अगर ज़्यादा मात्रा में अगर प्रवेश करा दिया जाएगा तब तो फिर उसी रोग से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए एकदम बिल्कुल हल्की मात्रा में प्रवेश करा दी जाती है, उसी रोग, जिस रोग का टीका लिया जा रहा है ना, उसी रोग का वायरस या कीटाणु जीवाणु प्रवेश करा दिया जाता है एकदम हल्की मात्रा में। और फिर क्या होता है, जब वो प्रवेश करता है तो आपको पता है कि शरीर रिस्पॉन्स करेगा और मेमोरी कोशिकाएं बना दी जाएंगी शरीर में। मेमोरी कोशिकाएं बन गई और फिर दूसरी बनती है किलर कोशिकाएं, जो उसको मार देती हैं। जो शरीर में प्रवेश कराया गया है ना हल्की मात्रा में टीकाकरण के द्वारा, उसको मार दी जाती है, लेकिन मेमोरी कोशिकाएं बनी रहती हैं। मेमोरी रहती है कि ऐसा जीवाणु शरीर में आया था कभी। अब फिर क्या होगा, जब भी कभी टाइफाइड का जीवाणु शरीर में प्रवेश करेगा, मेमोरी कोशिकाएं उसको पहचान लेगी और फिर उसके खिलाफ तुरंत एंटीबॉडी बनाएंगी और उसको मार देगी। ठीक है, तो ऐसा ही काम करता है, बताइए समझ में। तो टीकाकरण जो है वो मेमोरी कोशिकाओं पे काम करता है। याददाश्त होनी चाहिए, किसी भी जीवाणु का याददाश्त होना चाहिए शरीर में। अभी टीकाकरण की शुरुआत होती कहाँ से है। टीकाकरण की शुरुआत डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने 1796 में शुरू किया। ये इन्होंने कुछ अवलोकन किया। इन्होंने क्या देखा कि जो ग्वाले, ग्वाले मतलब जो दूध दूहते हैं गाय भैंसों के, उन्हें ग्वाले कहते हैं। तो जो ग्वाले उन गायों के संपर्क में थे जिन्हें पहले से स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स हुए हैं, आप लोग सुने हैं ना चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स, इसको हम लोग अपने गांव देहात या फिर हिंदी में क्या कहते हैं, छोटी माता जी बड़ी माता जी, है ना। तो जो ग्वाले थे वो उन गायों के शरीर में, उन गायों के संपर्क में थे जिन गायों को स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स थे। और फिर कभी भी ग्वाले के शरीर में जब ये वायरस या जीवाणु जाते थे तो ये ग्रसित नहीं होते थे, ग्वाले ग्रसित नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि ये उन गायों के संपर्क में थे जिन्हें स्मॉल पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स होता था। अब ये देख के एडवर्ड जेनर काफी आश्चर्यचकित हो गए, कैसा हुआ कैसे। ठीक है, आखिर जो ग्वाले स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स के संपर्क में रह रहे हैं तो उनको तो हो जाना चाहिए था, लेकिन इनको नहीं हो रहे हैं। आखिर ये कैसे हुआ। तो ये इन्होंने कुछ अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद एक लड़का चुना, फिलिप नाम का। इस लड़के को पहले क्या कराया, जैसा यहाँ पे ग्वाले और गायों के बीच में जैसा संपर्क था ना, वही संपर्क यहाँ पे साधा डॉक्टर जेनर ने फिलिप के साथ। उस लड़के को सबसे पहले काउ पॉक्स से संक्रमित करा दिया। गायों में जो काउ पॉक्स होता है उसको, उसका वायरस थोड़ा सा निकाला और फिलिप में डाल दिया। अब क्या हुआ, इसको हल्की मात्रा में बुखार हुई, शरीर पे दाने फोड़े फुंसी उगे, लेकिन हल्की मात्रा में। फिर ये ठीक हो गया और फिर 6 हफ्तों बाद इसको स्मॉल पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स से ग्रसित कराया गया इसी लड़के को। लेकिन इन्होंने, डॉक्टर जेनर ने क्या देखा कि उसको हो ही नहीं रहा है, वो स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स से ग्रसित नहीं हो रहा है। ठीक है, बात आ रही समझ में क्या कह रहा हूँ। कह रहा हूँ मैं कि फिलिप को सबसे पहले काउ पॉक्स से ग्रसित कराया गया तो इसको काउ पॉक्स हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद ठीक हो गया।
लेकिन जब ये ठीक हो गया और 6 हफ्तों के बाद फिर से इसके शरीर में जब स्मॉल पॉक्स का वायरस डाला गया तो इसमें वो स्मॉल पॉक्स नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि काउ पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स दोनों एक ही है। तो काउ पॉक्स का वायरस जब इसके शरीर में गया तो काउ पॉक्स के खिलाफ एंटीबॉडी और मेमोरी कोशिकाएं दोनों ही बन गई। और जब स्मॉल पॉक्स को शरीर में प्रवेश कराया गया तो पहले से जो मेमोरी कोशिकाएं और किलर कोशिकाएं थी वो इसको पहचानती हैं और इसको मार देती हैं। इसी वजह से फिलिप को स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। ठीक है। और तब उसके बाद से इसका नाम डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने रखा वैक्सीन। इन्होंने इस क्रिया को क्या कहा? वैक्सीन। वैका, वैका का मतलब क्या होता है? काउ। वैका एक लैटिन शब्द है, वैका से ही बना है वैक्सीन, है ना। वैका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है काउ। तो काउ से उन्होंने सब कुछ काम किया था, इसलिए इसका नाम वैक्सीन रखा गया। मैं ये बात आपको पहले बता चुका हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे मैंने जो लिखा है ये वाला, इसमें मैंने क्या लिखा? टीकाकरण में मनुष्यों के अंदर उस रोग के सूक्ष्म जीव अल्प मात्रा में प्रवेश करा दिया जाता है। मैंने अभी कहा ना, जिस भी रोग का टीकाकरण किया जाता है उस रोग के हल्की मात्रा में सूक्ष्म जीव ही डाल दी जाती है। जिस रोग के विरुद्ध हमें प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करना होता है उसके जवाब में क्या करता है? शरीर बड़े मात्रा में टी या बी मेमोरी कोशिकाएं बनाते हैं और जब कभी भी वही रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं दोबारा तो मेमोरी सेल उन्हें पहचान लेती हैं और उनके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाए जाते हैं और फिर उन्हें नष्ट कर दिए जाते हैं, जिससे हमारा शरीर रोग से बच जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद से लुई पास्चर ने 1885 में रेबीज का टीका विकसित किया। फिर 1920 में डीपीटी एचआईवी का टीका विकसित किया गया। यहाँ पे देख लीजिए, डिप्थीरिया, टिटेनस, पर्टुसिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये सभी रोग है। ठीक है। तो इनका टीका अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि डीपीटी एचआईवी का टीका कब बनाया गया तो आप बताएंगे 1920। बात आई समझ में यहाँ तक? अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रतिरक्षा तंत्र विकार, इम्यून सिस्टम डिफिशियंसी। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारा रोग से रक्षा करता है वही हमारे लिए कभी कभी रोग उत्पन्न कर देता है। जो हमें रोग से बचाता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र हमें रोग से बचाता है, वही कभी कभी रोग भी उत्पन्न कर देता है। कैसे? आइए जानते हैं। तो 3 तरह के रोग उत्पन्न होते हैं हमें इम्यून सिस्टम से। जो इम्यून सिस्टम हमें रक्षा करता है उसी से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: एलर्जी, स्व असंक्राम्य रोग और असंक्राम्यता न्यूनता रोग। देखिए एलर्जी क्या होता है, यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से। एलर्जी क्या है? एलर्जी आप लोग देखे होंगे किसको कहते हैं। कभी कभी मान लो आप धूप में गए, धूप में जाने के बाद क्या हुआ? आपकी आंखें लाल हो गई, आपका शरीर खुजलाने लगा, या फिर धूल में गए, खांसी या फिर छींक आ गई, या फिर आंसू आने लगे। ठीक है। या फिर धूल के वजह से शरीर पर कहीं लाल लाल धब्बे हो गए। ये सभी क्या है? एलर्जी हैं। ठीक है। तो अगर आपको एलर्जी का परिभाषा देना हो तो यहाँ ये वाला भी दे सकते हैं: किसी बाहरी कारक के द्वारा शरीर में उत्पन्न होने वाली खुजली, नाक से पानी गिरना, क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। ठीक है। और क्या होता है जब प्रतिरक्षा तंत्र, एक दूसरा किताबी परिभाषा है, जब प्रतिरक्षा तंत्र आवश्यकता से अधिक, क्या आवश्यकता से अधिक किसी एंटीजन के विरुद्ध प्रतिक्रिया करती है। आवश्यकता से अधिक, जितना होना चाहिए उतना नहीं, उससे भी ज़्यादा अगर प्रतिरक्षा एक्टिविटी कर देती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है कि देखो, वातावरण में कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं, वातावरण में कुछ ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो हानिकारक नहीं होते हैं। एंटीजन मैंने बताया ना, कुछ रोगाणु, जैसे अभी दही जो आप लोग खाते हैं तो दही में लेकिन हानिकारक नहीं है, तो ऐसे ही हानिकारक नहीं है। कई सारे एंटीजन तो जानलेवा है
लेकिन कुछ एंटीजन है जो उतने हानिकारक नहीं है, होने तो वो एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं, और ऐसे एंटीजेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जेंस कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि एलर्जी के दौरान क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी, जो शुरुआत से ही मैंने बता रहा है आपको कि एलर्जी के दौरान एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच क्या होती है, अभिक्रिया होती है। एंटीबॉडी एंटीजन को मारता है तो अभिक्रिया होगी, से एक तत्व से एक केमिकल निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टामिन। क्या कहते हैं, हिस्टामिन कहते हैं। यही खुजली, त्वचा का लाल हो जाना, जलन होना, इन सब के लिए ये क्या है, उत्तरदायी है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि एलर्जी किस रासायनिक पदार्थ के द्वारा होती है, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, हिस्टामिन के द्वारा रोग एलर्जी उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर अगर एलर्जी खत्म करना है तो आपको कौन सी दवा लेनी पड़ेगी, एंटी हिस्टामिन्स की दवाई लेनी पड़ेगी। जैसे एंटीबायोटिक होता है, एंटीवायरस होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एंटी हिस्टामिन्स चाहिए, जो इसको एलर्जी को ख़त्म कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं हम स्व असंक्राम्य रोग। स्व असंक्रामक रोग कौन से रोग होते हैं, ऐसे रोग जिसमें शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र स्वास्थ्य कोशिकाओं पर आक्रमण कर देते हैं। मतलब शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है, ये शरीर को रक्षा करने के लिए है, लेकिन कभी कभी ये क्या करते हैं कि स्वस्थ कोशिकाओं पर ही आक्रमण कर देते हैं, है ना, हेल्दी सेल्स पर आक्रमण कर देते हैं और फिर उसको नष्ट करने लगते हैं। हेल्दी सेल को ही नष्ट करने लगते हैं, अपना ही प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। ठीक है, तो इस रोग में प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं की कोशिकाओं के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, क्या हुआ, इस रोग में, ये जो रोग जब हो जाएगा ना, तो प्रतिरक्षा तंत्र अपना ही प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं की कोशिकाओं के विरुद्ध एंटीबॉडी बना देते हैं, और जब एंटीबॉडी बन जाएंगे तो उनका तो काम ही है कि कोशिकाओं को नष्ट कीजिए। अब जैसे यहाँ पे कुछ रोग है, क्रोनिक एनीमिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लीवर की कोशिकाओं में कमी, मांसपेशियों में कमी इत्यादि, ये सभी रोग हो जाते हैं श्वाससंक्रामक रोग में। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रतिरक्षा न्यूनता रोग। इसमें क्या होता है कि प्रतिरक्षा न्यूनता का अर्थ क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र में कमी। ठीक है, यह है अलग होना चाहिए, एक ही में हो गया। तो प्रतिरक्षा न्यूनता का अर्थ होता है प्रतिरक्षा तंत्र में कमी। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में जब कमी हो जाएगी तो हम लोग अलग अलग रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, कभी सर्दी खांसी, तो कभी बुखार, या फिर कभी टाइफाइड, मलेरिया एक्सेट्रा, कुछ भी रोग हो जाएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है कि वैसे बच्चे जो बिना बी सेल के पैदा होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना बी सेल के ही पैदा हो जाते हैं। अब सोचो, बी सेल ही शरीर को रोग से बचाता है, यानी एंटीबॉडी यही बनाता है, और यही शरीर में क्या करे, बने ही ना, तो रोग तो शरीर में रहेगा ही, और बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, और फिर हमेशा ही ज़िंदगी भर रोग ग्रसित रहते हैं, और फिर उनकी जीवन क्षमता भी कम हो जाती है। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे प्लीज़ ज्वाइन कर लें, जिससे आपको नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।